हेलो एवरीवन, आप सभी का झारखंड के इस स्पेशल जेपीएससी सीरीज में स्वागत है। इसमें आज हम आपके लिए लेके आए हैं वैदिक सिविलाइजेशन। इससे पहले हम आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन बताए थे, राइट। हड़प्पन सिविलाइजेशन, और हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले हम लोगों ने क्या देखा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन उसके पहले स्टोन एज, हम लोगों ने स्टोन एज को ही पढ़ा। तो स्टोन एज के बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो, जब हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन देख रहे थे तो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो रहा था तो डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक रीजन ये भी बताया गया था कि एडवेंट ऑफ आर्यंस, राइट। मीन्स आर्यंस आ गए थे, इस कारण से इनका डिक्लाइन हो गया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था, ये था सिटी वेस्ट सिविलाइजेशन, सिटी सिविलाइजेशन, यानी कि ये अर्बन सिविलाइजेशन था। और आर्यंस, ये जो आपका वैदिक सिविलाइजेशन हुआ, ये क्या था, ये आपका विलेज था, ठीक है ना। ये आपका विलेज वेस्ट सिविलाइजेशन था, रूरल सिविलाइजेशन था। ये लोग, यानी कि वैदिक में जो आर्यन जो मेनली थे, आर्यंस मेनली क्या थे, चरवाहा थे। ये लोग क्या थे, पेस्टोरल्स थे। ये लोग गाय पालना, जानवर पालना, यही सब इनका मेन पेशा था। वही जब ऋग वैदिक एज में, देखो वैदिक एज दो भाग में डिवाइडेड है, ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक, राइट। तो ऋग वैदिक में तो ये लोग पूरी तरह से सिर्फ गाय भैंस पालते थे, ऐसा करते, लेकिन लेटर वैदिक में ये फिर क्या हो गया, ये पूरी तरह से बदल गया। जैसे ऋग वैदिक में जन था, जन के लिए था, लेटर वैदिक में क्या हो गया, वो जनपद हो गया, यानी कि अब जनपद क्षेत्र में बन गया। और यही बाद में लेटर वैदिक के बाद ये क्या बन गया था, आपका महाजनपदा, महाजनपद, जो आपके 16 महाजनपद हुए थे, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मगध है। तो ये अगर हम वैदिक एज का बात करें तो वैदिक एज का टाइम पीरियड कब से कब तक है, इसका मेनली टाइम पीरियड है आपका 1500, कहीं कहीं पे ये आपका 1600, कहीं कहीं पे 1400 भी, 1300 भी नजर आएगा। और इससे ये मेनली आपका इधर आता है 500 600 तक, ठीक है ना। इसको दो भाग में है, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, इधर आपका है ऋग वैदिक आपका 1000 से 900 तक, और इधर है आपका लेटर वैदिक, ऋग वैदिक और लेटर वैदिक, ये इसका मेन है, ठीक है। तो अगर हम वैदिक एज का बात करें तो हड़प्पन कल्चर के बाद, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद एक और बड़ा कल्चर आया, जी एक और सिविलाइजेशन आया आपका, जो था वैदिक कल्चर, वैदिक सिविलाइजेशन। इसको वैदिक सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं कि इसका हम जो सोर्सेज है, हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में सारा सोर्सेज जो है वो कहाँ से मिला है, वेदा से मिला है, वैदिक टेक्स्ट से मिला है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको वैदिक सिविलाइजेशन बोला जाता है। अगर हमें सोर्सेज वैदिक टेक्स्ट से नहीं मिलता तो हम इसे कोई और सिविलाइजेशन बोल रहे होते हैं। इसके या तो जो पहली जो अगर कोई शहरी से मिलता, जैसे सिंधु, सप्त सिंधु के एरिया में मिला था तो सप्त सिंधु सिविलाइजेशन बोल रहे होते हैं। लेकिन इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, हमारा वैदिक टेक्स्ट मेन सोर्स है, तो इसीलिए इसे हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन बोला जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसमें जो ऐसा माना जाता है कि इंडो आर्यन जो थे, इंडो आर्यन से ही इसको वैदिक टेक्स्ट को कंपोज किए हैं। जो इंडो आर्यंस है वही सारा वैदिक टेक्स्ट को कंपोज किए हैं। अगर वैदिक एज का बात करें तो इंडो आर्यन जो टर्म है, ये टर्म क्या है, ये लिंग्विस्टिक टर्म है, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक लैंग्वेज टर्म है, लिंग्विस्टिक टर्म है, यानी कि ये भाषा है, ये भाषा इंडो आर्यंस है। और जो स्पीकर्स हैं, कौन से सब ग्रुप, कौन सा सब ग्रुप है, यूरोपियन फैमिली, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है आपका, देखो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, राइट। अब इसका एक सब ग्रुप है इंडो ईरानियन, राइट, इंडो ईरानियन। और इस इंडो ईरानियन में ही आता है आपका इंडो आर्यन, इंडो आर्यंस। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में लिंग्विस्टिक टर्म है और इस सब ग्रुप को रेफर किया जाता है यूरोपियन। ऋग वेदा का कंपोजर क्या अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, आर्य, आर्या यानी कि आर्यंस। आर्या, आर्यन का मतलब क्या होता है, जो कि बहुत ही नोबेल फैमिली से बिलोंग करता हो, बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करता हो, जो बहुत ही ज्ञानी हो, जिसको संस्कृत बहुत अच्छे से आता है ऐसा। और ए आर का मतलब क्या होता है, कल्टिवेट, मीन जो किन्समैन है, जो कंपेनियन है, जो साथी है, जो कल्टिवेट कर रहा है, इसी को आर्यन बोलते हैं, समझ गए। ये देखो, ये आपका जो भारत में मेनली 4 तरह का लैंग्वेज जो है, भारत के लैंग्वेज को 4 ग्रुप में बांटा गया है, ध्यान रखना। पहला ग्रुप क्या है, तिब्बतो बर्मन। तिब्बतो बर्मन में क्या है आपका, ब्रह्मपुत्रा और प्राइमरी टैक्सा जो वेस्टर्न में, और ईस्टर्न में आपका
सिनोबोडिक है, साउदर्न में डीप साउदर्न में बर्मिक, क्रेमिक जो बर्मा समय रहता है, इधर आपका हिमालयन हो गया, बोडिस हो गया, और ये आपका एक आ गया तिब्बत बर्मन, यानी कि ये आपका हिमालयन साइड में बोला जाता है, उसको तिब्बतो बर्मन में रखा गया। दूसरा आपका कौन सा लैंग्वेज है, ऑस्ट्रो एशियाटिक। दूसरा ग्रुप कौन सा है, ऑस्ट्रो एशियाटिक, जिसमें आपका खासी है, खैमिक है, वेतमोंग है, पेरिक, खेमर, ये सारा लैंग्वेज जो है, मुंडा है, मोन खेमर है, तो ये आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक में है। तीसरा आपका इंडो ईरानियन, एक इसका है इंडो यूरोपियन का सब ग्रुप आ गया इंडो ईरानियन, और इसका सब ग्रुप कौन सा है, इंडो आर्यन। इसी में आपका वैदिक संस्कृत है। मेजर जो इंडिया में बोला जाने वाला चीज कौन सा है, वो इंडो यूरोपियन का ही सब ग्रुप है, जिसमें आपका इंडो आर्यन है। जैसे कि वैदिक संस्कृत, इधर आपका संस्कृत हो गया, प्राकृत हो गया, मगधी हो गया, उड़िया, असमी, बंगाली, चिटगोंगियन, बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, जितना जो गढ़वाली है, कुमाऊं है, नेपाली है, दखली है, हरियाणवी है, सब के सब आपका किसका है, इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन, उसका सब ग्रुप है आपका इंडो ईरानियन, और इंडो ईरानियन का सब ग्रुप है आपका इंडो आर्यन। चौथा ग्रुप जो है वो कौन सा है, द्रविडियन, यानी कि हमारे यहाँ 4 ग्रुप है लैंग्वेज का, इंडो तिब्बतियन, ठीक है, उसके बाद आपका आ गया ऑस्ट्रो एशियाटिक, इंडो यूरोपियन, और आपका द्रविडियन। द्रविडियन में मेनली जो साउथ में जैसे आपका खोंड हुआ, कुल हुआ, कोबी हुआ, कोया हुआ, मंडा हुआ, गोंद हुआ, मारिया हुआ, तेलुगु, तुल्लू, ये सारा जो आपका कन्नड़, तमिल, सब आपका इसी में बोला जाता है। तो अब जिस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बारे में कोई एक स्रोत नहीं है, अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग मत है, अलग अलग व्यूज है, उसी तरह यहाँ पे आर्यन कहाँ से आए हैं, इस पे भी अलग अलग व्यूज हैं। जैसे कुछ हिस्टोरियन जो है वो बोलते हैं यूरोप से आए हैं, यूरोपियन थ्योरी देते हैं, किस बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है तो वो उधर से है। इसमें कौन कौन सा है, एक है सर विलियम जोन्स, गिल्स, सर विलियम जोन्स का बोलना है यूरोपियन थ्योरी में यूरोप से, ये ब्रिटिश से है। गिल्स जो बोलते हैं कि ये हंगरी से आए हैं। श्रोडर जो बोलते हैं फ्रांस, पी नेहरिंग बोलते हैं स्टेपिस से आए हैं, मॉर्गन बोलते हैं वेस्टर्न साइबेरिया से आए हैं। सेंट्रल एशियन थ्योरी, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यन जो हैं वो सेंट्रल एशियन थ्योरी से, सेंट्रल एशिया से आए हैं, वो सेंट्रल एशियन थ्योरी देते हैं, बोले हैं कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये आर्कटिक रीजन से आए हैं, समझ गए ना। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार ये तिब्बत से आए हैं, वो बोलते हैं ये तिब्बत से आए हैं। और कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि नहीं, ये कहीं से आए नहीं है, ये इंडिया की ही है, इनका जो मेन सोर्स जो है, इनका जो सब कहाँ है, वो इंडिया ही है, ये कहीं और से नहीं है। उसमें कौन कौन है, संपूर्णानंद एंड एसी दास, ये बोलते हैं कि सप्त सिंधु रीजन में आए थे, रहे थे, वहीं से इनका उत्पत्ति हुआ है, ओरिजिनल होम। गंगानाथ झा के अनुसार ये कहाँ से है, ब्रह्म ऋषि देश। ब्रह्म ऋषि देश किसको बोलते हैं, जो गंगा और यमुना के बीच में जो है उसको ब्रह्म ऋषि देश बोला जाता है, ठीक है ना। तो और जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है वो कौन सा है, इंडो आर्यन का, कि ये यूरोपियन से, यूरोप से आए हैं, क्योंकि ये मेनली इंडो यूरोपियन सब ग्रुप जो है लैंग्वेज का, उसका ये सब ग्रुप है, उससे बोलते हैं, तो यही इनको बोला जाता है। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है उसके अनुसार क्या पता चला है कि ये एड्रोनोवो कल्चर से बिलोंग करते हैं, वहां से माइग्रेट किए हैं। और एड्रोनोवो कल्चर कहाँ पे है, साउदर्न साइबेरिया में मिला है, और ये एक्चुअली में 2 मिलियन BC के अराउंड में ये फ्लोरिश हुआ था, तो बोला जाए कि उधर, यानी कि कुछ जो साइबेरियन का बोलते हैं उनका भी वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है। और अगर हम लैंग्वेज का बात करें तो लैंग्वेज से हमें इंडो आर्यन यूरोपियन का पता चलता है। अगर हम वैदिक एज का बात करें तो ये मेनली कहाँ से आए थे, इनका मेनली क्या था, ये पीपुल जो थे वो नॉर्थ से इधर पूरा इंडिया में, ये सबसे पहले इंडिया में नहीं आ गए थे, और ये एक ही बार में सब नहीं आए थे, ये पॉकेट्स में आए थे, मीन छोटे 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 ग्रुप्स में आए थे। और ये नॉर्थ में हिंदू कुश, जहाँ से हमेशा हर जो जितने जो इन्वेडर्स हैं सब इंडिया में घुसे हैं, ये भी हिंदू कुश से घुसे थे, जो कि क्या बोलते हैं उसको, बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, वहीं से ये आए थे, और उसी से पूरे इंडिया में इंटर कर गए थे। हमने हड़प्पा के टाइम में देखा था कि उसमें हॉर्सेज का कोई उतना नामो निशान नहीं था, कहीं कहीं पे गई हॉर्सेज का फोटो मिला था, लेकिन ये लोग हॉर्स को बहुत अच्छे से यूज करते थे। ये हॉर्स इनका मेन हथियार, तरह से बोला तो वो था।
ये स्पोक्ड व्हील्स यूज करते थे, हवन ये सब यूज करते थे, और क्रीमेशन। ये क्रीमेशन जो था इनका इंपॉर्टेंट पार्ट था आर्यन लाइफ का। आर्यन जो थे वो बॉडी को क्रीमेट करवाते करते थे, ये इनका इंपॉर्टेंट पार्ट था। और ये जो था ये कब से स्टार्ट हो गया था, 1900 से 1500 बीसी के अराउंड में ये सब कुछ मिला है उस एरिया में, सप्त सिंधु एरिया में। ये देखो यही आपका वैदिक एज का मैप है। ये आपका पूरा वैदिक एज जो है वो इस तरह से फैला हुआ था। यही आपका वैदिक एज का मैप है, आपको यहीं पे ये सारा कुछ है। ये देखो, तो ये आपका इसी में 16 जनपदाज का भी आपको नजर आ रहा होगा, जो जनपदाज हैं। तो ये सब जनपदाज हम लोग आगे देखेंगे। वैदिक एज जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अगर हम अर्ली वैदिक की बात करें तो वो उसमें क्या है, सिर्फ एक वेद आया था, उसको बोलते हैं ऋग वेदा, इसीलिए इसको ऋग वैदिक कल्चर ही बोलते हैं। ये मेनली 1500 से 1000 बीसी तक था। लेटर वैदिक उत्तर वैदिक काल, इसमें में तीन और जो आपका है, कौन कौन, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेद आया। आपका ब्राह्मणाज आया, ब्राह्मणाज, अरण्यकाज, उपनिषद, ये सारा कुछ, और पुराणाज, ये सारा आपका लेटर वैदिक में। पुराना तो बहुत बाद में आया, लेकिन इसका भी लेटर वैदिक से ही ये चलता आ रहा था, तो इसका उसी से रिलेशन है। और अर्ली वैदिक में सिर्फ एक वेद आया था, वो कौन सा था, ऋग्वेदा। वेदाज ड्राइव फ्रॉम द रूट विद, वेद का मतलब होता है विद, जिसका मतलब होता है नॉलेज, यानी कि जिसके पास बहुत ज्ञान हो, नॉलेज हो, वही वैदिक एज में है। और ये लोग क्या है, श्रुति, श्रुति ये लोग मतलब कि उसमें क्या होता था, ज्ञान जो है एक स्रोत से दूसरे स्रोत का सुनाकर पूछा जाता था। यानी कि सपोज करो हम टीचर हैं, हम आपको पढ़ाएं, आप किसी और को पढ़ाओगे, वो किसी और को बताएगा, वो किसी और को बताएगा। तो इस तरह से जो ज्ञान है वो एक माध्यम से एक पर्सन के पास से दूसरे के पास पहुंचता था। कैसे, सुनाने के माध्यम से। ट्रांसमिट कैसे होता था, सुन सुनकर, उसमें लिख कर नहीं होता था। 4 वेदाज हैं, और हर वेदा का 4 पार्ट है। कितने वेदा हैं, 4 वेदा हैं, और चारों के 4 पार्ट हैं। कौन कौन सा, संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यक और उपनिषद। चारों वेदा कौन कौन सा है आपका, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब हम लोग देखते हैं ऋग्वेदिक एज। ऋग्वेदिक सभ्यता को हम लोग देखें, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। तो ऋग्वेदा में क्या है, मेनली 1028 हाइमन का है, जो कि 10 मंडल में डिवाइडेड है। कितने मंडलाज में डिवाइडेड है, वो 10 मंडलाज में डिवाइडेड है। और ये 1028 हाइमन इसमें है, और ये 10 मंडलाज में डिवाइडेड है। और इसका जो है ये सबसे अर्लीस्ट कंपोजिशन है, जिसमें हमें अर्ली वैदिक पीपुल जो है, इंडिया के अर्ली वैदिक पीपुल के बारे में सारा कुछ पता चलता है। और एक चीज और आप याद रखना कि ऋग्वेदा को किस चीज में रखा गया है, इसको वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज में रखा गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा ऋग्वेदा को वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज में रखा गया है, ठीक है ना। तो इसको आप हमेशा याद रखना, इसको हमेशा ध्यान रखना कि ऋग्वेदा को वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज में यूनेस्को के द्वारा इसको इंक्लूड किया गया है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसका टोटल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, ठीक है ना। और अर्लीस्ट कितना है, 2 से 7 जो है वो अर्लीस्ट मंडल है, ठीक है ना। और ये फर्स्ट और 10 जो है वो सबसे नया है, सबसे बाद में लिखा गया है, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मंडल 8 में क्या है, ये कण्व फैमिली से है। मंडल 9 में क्या है, सोम के बारे में लिखा हुआ। सोमा कौन पीते थे, इंद्र पीते थे। और मंडल 1 और 9 क्या है, ये बाद में जोड़ा गया है। और इसी मंडल 10 में 10वें मंडल में किसके बाद क्या जोड़ा गया है, पुरुष सिक्ता, जो कि आपको 4 वर्णाज के बारे में एक्सप्लेन करता है। ध्यान रखना, 4 वर्णाज जो है वो पहले नहीं था, ये एक्चुअली में कब आया है, ये 10वें मंडल में पुरुष सूक्ता में वर्णाज सिस्टम को जोड़ा गया है, ये है, ठीक है ना। अगर हम बात करें मंडल 2 से 7 तक, तो ये मेनली ऋषि मुनियों का है। हर ऋषि मुनियों का, अलग अलग ऋषि मुनियों का के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे
अगर हम मंडल 2 का बात करें तो ये अग्नि और इंद्र को ये किस में है, ये ऋषि ग्रमष्टरा के बारे में है, अग्नि और इंद्र के बारे में इसमें मेंशन है। अगर हम मंडल 3 का बात करें तो इसमें मंडल 3 में क्या है, मंडल 3 में विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र के बारे में है। अगर हम मंडल 4 का बात करें तो मंडल 4 में क्या है, मंडल 4 में आपको वामदेव, वामदेव गौतम ऋषि, वामदेव गौतम ऋषि के बारे में है। अगर हम मंडल 5 का बात करें तो मंडल 5 में आपका इसमें आपका अग्नि इंद्र और विश्व वेदास के बारे में, विश्व देवास के बारे में है, अश्विन के बारे में, ये सारा कुछ इसमें इनके बारे में है। मंडल 6 में अंगिरा ऋषि के बारे में है, मंडल 6 में किसके बारे में है, अंगिरा ऋषि के बारे में है। मंडल 7 में आपका वशिष्ठ ऋषि के बारे में है, मंडल 7 में वशिष्ठ ऋषि के बारे में, और इसी में बैटल ऑफ 10 राजना बार भी है। और मंडल 3 में अगर आप देखोगे तो मंडल 3 में विश्वामित्र ऋषि के बारे में है, और इसी में आपका गायत्री मंत्र है। इसमें क्या है, गायत्री मंत्र, मंडल 3 में ही गायत्री मंत्र रखा गया है। तो सिर्फ जो एक ही जो बच रहा है वो क्या है, सकाल शाखा, सकाल शाखा के बारे में सारा कुछ अभी बच रहा है, बाकी सब जो सुना कर ही जो बोला गया है वही सब कुछ है। मंडल 8 में क्या है आपका, मंडल 8 में कनवाज फैमिली के बारे में है, मंडल 10 में पुरुष सूक्ता है सबका है। और ऋग्वेदा का उपवेदा क्या है, आयुर्वेद, ध्यान रखना, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। और जो पंडित लोग ऋग्वेदा से जुड़े हुए थे उनको क्या बोलते थे, कोत्री या मोत्री, उनको कोत्री या मूत्री बोला जाता था। ऋग्वेदा सोसाइटी एक्चुअली में ट्राइबल सोसाइटी था, और पीपुल जो थे वो सेमी नोमैडिक रहते थे, यानी कि कभी कहीं पे बस भी गए, कुछ दिन रहे, फिर कहीं और निकल गए, फिर कहीं, तो ये सेमी नोमैडिक थे। और आर्यन ट्राइब्स वेयर क्या उनको बोला जाता था, जनाज, इनको जनाज बोला जाता था, ठीक है ना। और इनके चीफ को जो राजा होते थे उनको गोपति या गोप बोला जाता था, और वो क्या होते थे, वो प्रोटेक्टर ऑफ काउज होते थे। देखो ऋग्वेदा के टाइम में जो राजा होता था उसका काम जमीन को बचाना नहीं, उसका काम गाय को बचाना होता था। उसका मेनली राजा किसको आता था, जो गाय को सुरक्षित रख सके, जो गाय को बचाने में अपना काम कर सके, जो गाय को बचा सके, जो गाय को सुरक्षा प्रदान कर सके। यानी कि ऋग्वेदा के टाइम में, वैदिक टाइम में गाय जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल था। और इसमें चीफ क्वीन कौन थी, महिषी। जो राजा होते थे उनके वाइफ को महिषी बोला जाता था, उनके वाइफ को क्या बोला जाता था, महिषी। और जना का कन्फ्लिक्ट होता था पनिश के साथ। ये पनिश कौन होते थे, जो कैटल को चुराते थे, कैटल को चुराकर फॉरेस्ट में छुपा देते थे। और राजा का मेन काम क्या होता था, जना का गाय को बचाना, तो इनका इसके साथ हमेशा झगड़ा होता था, ठीक है ना। बैटल्स होते थे जिसमें कि गविस्थी, गवेशन, गोसु, गयत, यानी कि ये सब मेनली क्या है, सर्च फॉर काउज, गाय किसका बोला गया, वो ढूंढ रहा है, कोई इसको चुरा लिया है तो युद्ध होगा, ये सब होता था। और इसीलिए आर्यन और पनिश के बीच में युद्ध होता था। सोसाइटी का कल्चर क्या था, मेनली मोनार्कियल था, ठीक है ना। लेकिन गोपति का जो ऑफिस था वो हेरिडेटरी नहीं था, और वो सबके बीच में चुनाव के थ्रू उनका सिलेक्शन होता था। राजा था लेकिन वो हेरिडेटरी नहीं था। सोसाइटी जो था वो कास्ट लाइन पर डिवाइडेड नहीं था, राजा पुरोहित और सब क्या थे, क्लैन के नेटवर्क का एक हिस्सा होते थे, क्योंकि वो कभी भी राजा रहेंगे, बाद में राजा नहीं भी रह सकते हैं, तो ऐसा होता था। ऑक्यूपेशन बर्थ के आधार पर नहीं था, आप कहाँ जन्म लिए हो कैसे उससे मैटर नहीं करता है, आप क्या काम करना पसंद करते हो वो मैटर करता था, वो आपके लिए होता था। एक ही परिवार के लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन करते थे। कुछ डिफरेंसेज था, वर्ना और कलर जो था उसमें का मेन डिफरेंसेज क्या था, कलर। उस समय आर्यन और नॉन आर्यन के बीच में किस भी चीज पे डिफरेंस होता था, कलर के बेसिस पे, ठीक है ना। उसमें मेनली कलर के बेसिस पे डिफरेंस होता था। वैदिक पीपुल फेयर होते थे, और नॉन वैदिक जो यहाँ के इंडिजिनस थे वो डार्क कॉम्प्लेक्शन में होते थे, इसीलिए उनको दसयुज या दसाज बोला जाता था। ध्यान रखना, उनको दसाज या दसयु बोला जाता था। दसाज को आव्रता भी बोला जाता था, जो कि हु डू नॉट ओबे द ऑर्डिनेंस ऑफ गॉड, जो कि भगवान की जो बनाए हुए नियम कानून है उसको नहीं मानता था, और इसीलिए उसको ये व्रत भी बोला जाता था। और अक्रतु, अक्रतु का मतलब क्या होता है, जो सेक्रीफाइसेज नहीं करता है, जो कि बलिदान ये सब बलि ये सब नहीं देता है, तो दसाज को अव्रता और अक्रतु माना जाता था। वर्ना सिस्टम प्रिविलेंट नहीं था, ट्राइबल एलिमेंट्स स्ट्रॉन्गल था सोसाइटी में। ऋग्वेदिक सोसाइटी जो था वो टोटली इगैलिटेरियन सोसाइटी था, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज क्या था, लेबर और जेंडर के आधार पे था। आप क्या काम कर रहे हो, किस जेंडर के हो, इसी बेसिस पे सोशल डिफरेंसेस, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था।
देयर वाज सोशल मोबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की। स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की का बहुत ऑप्शन, ऐसा नहीं कि आज तुम इस कास्ट के हो तो दूसरे कास्ट का नहीं हो, सब में जा सकते हो, शादी नहीं कर सकते हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं था उसमें, ये सब नहीं था, ठीक है ना। उसमें सिर्फ 4 वर्णा में जो ये वर्णा का जो चर्चा है वो कहाँ पे है, पुरुष सूक्ता ऑफ 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेदा के 10वें मंडल के पुरुष सूक्ता में। सारे जो सोशल किस पे बेस थे, ब्रदरहुड भाईचारा पे थे, और ये पूरे फैमिलियर, और हाँ लेकिन यहाँ पे स्लेवरी भी था, यहाँ पे लोग गुलाम भी रखते थे, स्लैब भी रखते थे, ठीक है ना। इसमें जो बेसिक यूनिट था सोशल यूनिट था वो क्या था, कुला, फैमिली। अब ये सी बात है, परिवार, परिवार अभी बेसिक यूनिट होता है, तो फैमिली बेसिक यूनिट था, और उसके हेड कौन होते थे, कुलप्पा। कुलप्पा यानी कि जैसा भी हेड ऑफ द फैमिली होते हैं वैसे ही उनके क्या कुलप्पा बोला जाता था। ज्वाइंट फैमिली ऋग्वेदा में रहता था, जो कि पैट्रिलिनियर सिस्टम जो है आपका, पैट्रियार्की सिस्टम जो है वो पितृत्व सिस्टम को फॉलो करता था। फैमिली वाज पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुपिंग, और फैमिली का जैसे अभी देखो ना, कुछ फैमिली मिलके गांव बन जाते हैं, गांव से जिला बन जाता है, जिला से राज्य बन जाता है, राज्य से देश बन जाता है, तो उसी तरह इसमें भी था। फैमिली का लार्जर ग्रुप जो होते थे उसको 20 या क्लैन बोलते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले, 1 क्लैन मिले तो उसको जना या ट्राइब बोलते थे, और जना जो होता था वो लार्जेस्ट सोशल यूनिट होता था। ऋग्वेदा में लोगों को बेटी पसंद नहीं था, लोग बेटी का वो एक्सप्रेशन नहीं था, हम बेटी हो डिजायर नहीं करते थे, लेकिन अगर बेटी हो जाती थी तो उसमें कोई भेदभाव नहीं रखते थे। हाँ, एक स्पेशल हाइमन बोला जाता था, एक स्पेशल मंत्र पढ़ा था जिससे कि बेटे का जन्म हो, ऐसा बोला जाता था। अब ऑब्वियस सी बात है, जब बेटी सोसाइटी पसंद नहीं कर रहा है तो सोसाइटी कैसा होगा, पैट्रियार्कल होगा, पितृसत्ता होगा, ठीक है ना। वुमेन को बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन मिला हुआ था, ये एजुकेशन में, असेंबली, ये सब में उनको बुलाया जाता था, उनको स्पेस मिलता था, ठीक है ना। और देख कम इवन कि वुमेन को हाइमन से होता था, और उनको उपनयन संस्कार भी होता था, ध्यान रखना, वुमेन को उपनयन संस्कार भी दिया जाता था। वुमेन अटेंडेड द मीटिंग ऑफ बिद्दत, बिद्दत जो मीटिंग होता है, 2-3 मीटिंग होते थे ना, कौन कौन, समिति, सभा और बिद्दत। बिद्दत क्या था, इसमें सब रिलीजियस फंक्शन, मिलिट्री फंक्शन सब होता था, तो इसमें भी वुमेन को अटेंड करने का परमिशन था। इवन की समिति और सभा में भी वुमेन को अटेंड करने का परमिशन था, और उनके पास वोटिंग राइट भी होता था। जब समिति में राजा चुनने के लिए वोटिंग होता था तो उसमें वुमेन भी वोट कर सकती थी, ठीक है ना। गर्ल्स वेयर फ्री टू चूज देयर लाइफ पार्टनर, अभी जैसा नहीं है कि आप लव कर भी लो तो आपको शादी करने के लिए 10 बार सोचना पड़े, ऐसा उस समय नहीं था, और गर्ल्स को पूरा फ्रीडम था अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने का। देयर आर नो इंस्टेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज, सती, पर्दा इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में ऐसा कहीं भी इंस्टेंसेस चाइल्ड मैरिज, सती या पर्दा सिस्टम का नहीं मिला, यानी कि इससे ये पता चलता है कि उसमें वुमेन को बहुत आज़ादी था, बहुत रिस्पेक्ट था, ये सारा कुछ मिला हुआ था। हाँ, कुछ इंस्टेंसेस था लेविरेट का, लेविरेट किसको बोलते हैं, मैरिंग द हस्बैंड्स यंगर ब्रदर ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड के डेथ के बाद उसके छोटे भाई से शादी कर दिया जाता था, और इसको क्या बोलते हैं, लेविरेट बोलते हैं। तो इसका मिला है, यानी कि इसे क्या बोलता है, विडो रिमैरिज का वहां पे था, विडो का रिमैरिज भी होता था। मैरिज वाज यूजुअली मोनोगेमस, यानी कि आप एक ही से शादी करके अपना जिंदगी बिताते थे, एक से शादी कर लिया बस लाइफ खत्म, लाइफ का द एंड। लेकिन हाँ, कुछ लोग पोलीगेमी भी थे और पोलीएंड्री भी थे। पोलीगेमी क्या होता है, मीन्स एक से ज्यादा वाइफ रखना, और पोलीएंड्री एक से ज्यादा हस्बैंड रखना। तो कुछ एक से ज्यादा वाइफ भी रखते थे, कुछ एक से ज्यादा हस्बैंड भी रखते थे। मिलिट्री टेक्निक इसमें बहुत एडवांस हो गया था, क्योंकि इसमें आयरन यूज स्टार्ट हो गया था। तो आयरन का जब यूज स्टार्ट हो गया था तो मिलिट्री का टेक्निक भी एडवांस हो गया था, और ये लोग चैरियट थे, हॉर्सेज था, तो इस तरह से मिलिट्री जो था वो एडवांस हो गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन रही जो थे कौन कौन थे, पुरोहिता, सेनानी, ग्रामनी। ग्रामनी जो होता था वो लीडर ऑफ विलेज होता था, लीडर ऑफ आर्मी को सेनानी बोलते थे, और पुरोहित होते थे, ठीक है ना। मिलिट्री टेक्निक बहुत एडवांस था। आर्यंस 2 तरह का बैटल किए थे, आर्यंस के टाइम में 2 तरह का बैटल हुआ था, एक प्री आर्यंस यानी कि जो दशज और दस्यु हैं, और एक आपस में। तो ऐसा 2 बैटल के बारे में मेंशन है। एक बैटल हुआ था भारत के दिव्योदास और दासा रूलर संभारा के बीच में, यानी कि ये जो आर्यन रूलर थे, आर्यन राजा थे, दिव्योदास और दासा रूलर संभारा के बीच में हुआ था, जिसमें दिव्योदास जीत गए थे, दिव्योदास को जीत हुआ था। दूसरा युद्ध जो फेमस युद्ध है उसको बोलते हैं द बैटल ऑफ 10 किंग्स,
ये कहाँ पे हुआ था? ये परुष्णी रिवर, परुष्णी यानी कि रावी रिवर के तट पे, रावी रिवर के तट पे हुआ था। एक्चुअली में इसके बारे में ये भी बोला जाता है कि ये दो ऋषियों के आपस का झगड़ा था, ठीक है ना। कौन कौन से? वशिष्ठ और विश्वामित्र। इसके बारे में 7वें मंडल में मेंशन है, यानी कि जिसमें वशिष्ठ जी के बारे में मेंशन है। ऐसा बोला जाता है कि जो आर्यंस के जो गुरु थे वो विश्वामित्र थे, लेकिन आर्यन जो थे वो विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना गुरु बना लिए थे। तो विश्वामित्र में वो क्या बोलते हैं ना, उनका ईगो हाई हो गया था और वो हराने के लिए नॉन आर्यंस और कुछ आर्यन ग्रुप सबको मिलाकर 10 राजाओं को मिलाकर युद्ध छेड़ा, लेकिन वो लास्ट में हार गए थे। उन जो राजाओं को वो एकत्रित किए थे वो राजा लोग जो था वो युद्ध हार गया था। तो ये किसके बीच में हुआ था? भारत का जो चीफ थे सुदाज, सुदाज कौन थे? दिब्योदास के ग्रैंडसन, दिब्योदास से पहले को हरा चुके थे, ठीक है ना। और वो एक साइड थे और अलग साइड में 10 दूसरा ट्राइब के राजा थे, जिसमें फेमस पंचजन ट्राइब था। वो कौन कौन था? यदु, तुर्वासा, पुरु, अनु और ध्रुयु। ये सब भी आर्यन ही थे, लेकिन ये इसके अगेंस्ट में थे। और बाद में भारता जो था वो पुरु के साथ हाथ ज्वाइन करके क्या बन गया? कुरु ट्राइब। जो आप महाभारता में पढ़ते हो कुरु ट्राइब, पुरु और कुरु या भारता, तो वही ये सारा कुछ है। इसमें का कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल असेंबली क्या क्या था? सभा, सभा जो था वो क्या था? स्मॉलर बॉडी मींट फॉर इलाइट्स, इलाइट्स का एक्सक्लूसिव बॉडी था। इलाइट्स एकदम बड़े बड़े लोग, अमीर लोग इसमें मिलते थे। समिति क्या था? ब्रॉड बेस्ड फॉक असेंबली प्रिसाइडेड बाई राजन, और इसी में राजा का इलेक्शन होता था। ध्यान रखना, राजा का सिलेक्शन भी यहीं पे होता था समिति में, और यहीं पे वोटिंग ये सब होता था, ठीक है ना। तो और ये सब में वुमेन्स अलाउड थी और वुमेन्स के पास वोटिंग राइट भी था। विद क्या था? ट्राइबल असेंबली था, डाइवर्स फंक्शन था। गन क्या होता था? असेंबली और ट्रूप्स। ऋग्वेदिक सोसाइटी कैसा था? आपको पहले बताया क्या था? पेस्टोरल सोसाइटी था, यानी कि इसमें लोग ज्यादा जमीन के पीछे नहीं जानवर के पीछे थे। ये लोग एक्चुअली में चरवाहा थे, ठीक है ना। ऋग्वेदिक लोग क्या थे? एक्चुअली में चरवाहा थे। और कैटल रेयरिंग जो था इनका डोमिनेंट एक्टिविटी था। कैटल रेयरिंग, ये लोग बहुत ज्यादा जानवर पालते थे। इनका चीफ मेजर ऑफ वेल्थ क्या था? कैटल। कैटल, जितना ज्यादा गाय, जितना ज्यादा जानवर आपके पास है उतना ही आप अमीर हो। और जो सबसे अमीर होता था उसको क्या बोलते थे? गोमत, मीन जिसके पास बहुत ज्यादा जानवर हो। ट्रेड और कॉमर्स का एविडेंस बहुत कम मिला है, और इनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता था। लैंड ऑनरशिप ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि इनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, जमीन ये सब रखते हैं, क्योंकि ये लोग चरवाहा थे। ये लोग क्या रखते थे? जानवर रखते थे। और क्लैन जो था वो रिसोर्सेज के ऊपर पूरा अपना एंजॉय करता था। राइट, ऑब्वियस बात है, अगर मेरे पास रिसोर्सेज है तो हम उसको एंजॉय करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो यही ये करते थे। और यूनिट ऑफ करेंसी का था निशक, और एक किसी का बना होता था? गोल्ड का, यानी कि ये लोग गोल्ड का करेंसी यूज करते थे। और मेनली क्या था? वाटर सिस्टम था। और सबसे इंपॉर्टेंट इंडो वर्ल्ड का होता था काऊ। आपको अगर गाय मिल रहा है मतलब कि आप बहुत महंगा सामान खरीद रहे हो गाय देकर, ठीक है ना। रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था। राज किंगडम कैसे मेंटेन होता था? वॉलेंट्री ट्रिब्यूट से। आपको मन है तो आप दान कर दो, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं लेगा। और इसको क्या बोला जाता था? बलि, ठीक है ना। और दूसरा, अगर कहीं पे युद्ध हुआ और युद्ध में जो आप जीत गए और युद्ध में जो जीता हुआ सामान सब लाए हो, तो उस वो राजा के देखभाल में, राज्य के देखरेख में वो यूज होगा। जो गिफ्ट ऐसा मिलता था, ये सारा कुछ है, वो एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल प्ले करता था, जिसको क्या बोलते थे? प्री स्टेशंस। प्रीस्ट जो था वो दान, दक्षिणा, ये सब जो रिचुअल करते थे उसमें उनको मिलता था, ये सारा कुछ वो एक्सेप्ट करते थे। इसमें क्या था? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर था। ऑब्वियस सी बात, जब ये लोग क्या थे? सेमी नोमैडिक थे, इधर से उधर घूमते रहते थे, कहीं का स्टेबल नहीं रहता था। तो इसमें क्या था? ये वार्ले यूज करते थे, यवा। मेनली यहाँ पे क्या यूज होता था? वार्ले, जिसको कि यवा बोलते हैं। ऋग्वैदिक पीपल क्या यूज करते थे? लकड़ी का हल यूज करते थे, फला, लंगला और सिर्रा, इसको ये सारा कुछ बोला जाता है। ऋग्वेदा में सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन थे? इंद्र। उनको उर्वरा जीत के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जिसको कि विनर ऑफ फर्टाइल फील्ड्स, उपजाऊ जमीन के विजेता, उपजाऊ जमीन के भगवान भी उनको बोला जाता था। उसमें और किसका रेफरेंस था? क्षेत्रपति का भी रेफरेंस था, जो कि क्या थे? जमीन, खेती के जमीन के देवता थे। वो जो खेती होता था, जो सब अनाज उगाते थे, उसके वो देवता थे। इसमें बहुत सारा क्राफ्ट यूज होता था, जैसे आपका कार्ट मेकिंग, रथ बना रहे हैं, कारपेंट्री है, टैनिंग है, स्विंग है, ये सारा कुछ वेविंग, ये सब ऋग्वेदिक टाइम में यूज होता था। इसमें रथ भी बनाया जाता था, ठीक है ना। और चैरियट रेसिंग और गैम्बलिंग यहाँ का पॉपुलर पास्ट टाइम था।
इसमें कैसा बर्तन होता था, ओकर कलर्ड पोएट्री, ओकर कलर का पोएट्री रहता था। और इसमें टेम्पल का कहीं पे भी वो नहीं मिला है, टेम्पल का अस्तित्व कहीं पे नहीं मिला है, टेम्पल का कुछ भी नहीं मिला है, उसमें टेम्पल नहीं था, न ही उसमें कोई वैसा आइडल वर्शिप था, ठीक है ना, वैसा कोई मूर्ति भी नहीं मिला जिससे बोला जाए कि आइडल वर्शिप था। अब ये लोग ट्राइबल टाइप के थे, तो ये लोग क्या करते थे, नेचुरल पॉलीथेइज्म, मतलब कि जो भी नेचर में हो रहा है और जो हमको समझ में नहीं आ रहा है वो सबको हम पूजा करेंगे, ठीक है ना, ये इस समय था। जैसे कि ये लोग विंड, रेन, वाटर, थंडर, ये सब का पूजा करते थे, और ये लोग ओपन एयर में पूजा करते थे, कैसे, यज्ञ करते थे और इस तरह से पूजा करते थे। वैदिक टेक्स्ट से पता चलता है लोग मीट ईटिंग थे, और ये लोग एनिमल को भी क्या करते थे, बलि देते थे, लेकिन गाय का बलि नहीं देते थे, क्योंकि गाय को क्या मना बोला गया था उस समय, अगन्य। अगन्य का मतलब क्या है, नॉट टू बी किल्ड, जिसको आप नहीं मार सकते हो। गाय क्या है, अगन्य है, अगर आप मारते हो तो आपको बहुत बड़ा पाप होगा, आप इसको नहीं मार सकते हो। इसमें क्या था, केस ऑफ हेनोथिज्म और कैथोनथिज्म फाउंड इन, जहाँ पे क्या होता था, दाइती जो होते थे वो पार्टिकुलर, जो जैसे मेरे कोई कुल देवता है, आप लोग कुल देवता का वो जानते हो, आप लोग घर में देखते हो कुल देवता, तो उनके लिए एक स्पेशल मंत्र पढ़ा जाएगा जिससे कि उनको प्रोवोक किया जाएगा, उनको अपने पास बुलाया जाएगा, इन्वोक किया जाएगा अपने सुप्रीम गॉड को, कुल देवता को। अगर इसमें का हम कुछ इंपॉर्टेंट भगवान का बात करें जो डायरेक्ट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इंद्र, ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ आर्यन। आर्यन के सबसे महत्वपूर्ण भगवान कौन थे, इंद्र थे, ठीक है ना। और इनका 250 हाइमन्स इनके लिए है, और इनको पुरंदर यानी कि ब्रेकर ऑफ फोर्स, मघवन, बॉन्टियस और वृत्रहरण यानी कि स्लेयर ऑफ वृत्रा, चौस से सबका भी बना के बहुत चौस क्रिएट कर देते थे, जिसको पाए तो उसको मार देते थे, ये सारा इंद्र थे, सन की टाइप के इनको बोला गया है। और इनको गॉड ऑफ रेन एंड वाटर भी बोला गया है, ठीक है ना, गॉड ऑफ रेन एंड वाटर। और ये इनका एक फेवरेट ड्रिंक था, वो क्या था, सोम पिया, ये सोमा पीते थे, जो कि थोड़ा नशीला टाइप का ड्रिंक होता था। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड है वो कौन थे, अग्नि, इनका ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, गॉड ऑफ फायर, और इनका 200 हाइमन इनके नाम से है। और इनको सन ऑफ अर्थ एंड हेवन बोला गया, इनको पृथ्वी और स्वर्ग का पुत्र बोला गया है। और इनको इंटरमीडियरी गॉड बिटवीन गॉड एंड हेवन बोला गया, मतलब कि मनुष्य और भगवान के बीच का ये क्या है, इंटरमीडियरी है, इन्हीं के थ्रू हम भगवान से मिल सकते हैं। ऑब्वियस बात है, हमारे शरीर को जलाया जाएगा, हमारा आत्मा पे जाके भगवान से मिल जाए, तो ये क्या है, ये मध्यस्थ है, मध्यस्थता का काम ही करते हैं। अगला कौन थे, वरुणा। वरुणा क्या है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड है, गॉड ऑफ पर्सोनिफाइड वाटर, ये पानी वर्षा है सबके गॉड हैं। लुक्ट, रीता और कॉस्मिक ऑर्डर, मोरल ऑर्डर, ये सबको ये देखते थे। अगला हम बात करें तो सोमा। सोमा आप देखे हो, जो जब भगवान इंद्र सोम पी रहे हैं तो वो जो प्लांट से बनता है उस प्लांट को प्लांट का गॉड माना गया, ठीक है ना। तो ये क्या थे, गॉड ऑफ प्लांट्स, किंग ऑफ गॉड्स, स्पेशल गॉड ऑफ ब्राह्मणाज, इनको ब्राह्मण का स्पेशल गॉड माना गया। आर्यन न्यू हिमालय, आर्यन हिमालय के भी जानते थे और बोलते थे कि वहीं पे सोमा प्लांट मिलता है, यानी कि सोम कहाँ मिलता है, हिमालय में मिलता है, ठीक है ना। और इसको सबसे वाइज गॉड माना जाता था, जो कि पोएट को कंपोज करने में, हाइमन कंपोज करने में अपना, क्योंकि आप सोम पीने के बाद ऐसा बोला था कि आप अगर आप सोम पी लेते हो तो आप अच्छे अच्छे कविता ये सब लिख सकते हो। यम, यम क्या थे, लॉर्ड ऑफ डेथ, मौत के देवता। रुद्र, रुद्र को ऐसा प्रोटोशिवा या माना गया है, यानी कि ये शिव भगवान को ही ये लोग रुद्रा के मानते हैं। ये क्या थे, जानवरों के देवता थे, लिव्ड इन माउंटेन्स, गार्जियन ऑफ हीलिंग हर्ब्स, और इनको ग्रीक गॉड अपोलो की तरह आइडेंटिफाई किया गया। पुसान, जंगल पाथ, हार्ट्समैन और कैटल के देवता थे, और आप जंगल में रास्ता भटक गए या जानवर उनवर के देवता थे जो उन लोग को रास्ता ये सब दिखाते थे। एडेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट एंड वाइस वर्सा, बोला था कि पुसान के कारण ही दिन और रात होता है। अगला थे सूर्या, सन ऑफ दायूज, हु ड्राइव अवे डार्कनेस और स्पिरिट लाइट, जो कि अंधेरा को हटाते हैं और उजाला लाते हैं। अगले अदिति, अदिति गॉडेस ऑफ इटर्निटी, मदर ऑफ गॉड्स, इनको सभी भगवान की माता माना जाता है, ठीक है ना। और ये इविल, हार्म और सिकनेस को खत्म करते हैं। उसके बाद अगला कौन है, विष्णु। विष्णु भगवान क्या है, बिनोवेलेंट गॉड, ये बहुत कम बार मेंशन हुआ है ऋग्वेदा में। उषा, गॉडेस ऑफ डाउन, और कुछ डमी गॉड्स भी हैं जैसे कि गंधर्वाज, डिवाइन म्यूजिशियंस, अप्सरा, मिस्ट्रेस ऑफ गॉड्स, गॉड्स की जो देखभाल करती है। उसके बाद विश्वदेवा,
इंटरमीडिएट डाइटीज और आर्यमैन गार्जियन ऑफ कॉम्पैक्ट्स एंड मैरिज। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपका ऋग वैदिक टाइम में देखें। ऋग वैदिक टाइम में हम लोग क्या देखें, इसमें मोनार्क तो था लेकिन वो क्या था, वो हमेशा चेंज होते रहता था। ठीक है ना, उसके अलावा वुमेन का यहाँ कंडीशन बहुत अच्छा था। अगर हम इसका कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो ये लोग गाय के नाम के ऊपर, देखो गाय के नाम के ऊपर बहुत कुछ नाम रखते थे। जैसे अगर वार करना है, सर्च फॉर गाय है, वार या सर्च फॉर काउ, तो इसको क्या बोला जाता था, गविष्ठी। ठीक है ना। रिच मैन, रिच मैन को क्या बोला जाता था, अमीर आदमी को गोमाता। ठीक है ना। लार्जेस्ट नंबर ऑफ काउज है तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ काउज के ऑनर को क्या बोलते थे, जिसके पास आता था उसको गोपति। ठीक है ना। यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस को क्या बोलते थे, गयु गयुत्ती। ठीक है। टाइम, टाइम कैसे देखा गया उस समय, गौधुली। और डाउटर को क्या बोला जाता था उस समय, डाउटर को दुहित्री, डाउटर को दुहित्री बोला जाता था। ठीक है। इस समय के कुछ अगर हम इंपॉर्टेंट रिवर्स का बात करें, लेटर ऋग वैदिक टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर जिसका नाम आपको हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इसको आप ध्यान रखना, ये हमेशा आपके लिए क्वेश्चन में आएगा। तो जैसे हम करते हैं, जैसे सिंधु, इंदस, इंदस को क्या बोलते थे, इंदस, और ये सबसे ज्यादा बार डिस्कस किया गया। ठीक है ना। सरस्वती, सरस्वती को क्या बोलते थे, नदी तारना, और ये सबसे प्योर रिवर था। उसके बाद अगला रावी, ये आपका सबसे सेक्रेड रिवर था, सबसे प्योर रिवर था, होलीस्ट रिवर था। जैसे अभी रिवर गंगा है, ठीक है ना, इसको पारुसनी। अगला आपका है झेलम, झेलम को बितास्ता। ठीक है। चेनाब, चेनाब को अस्किनी। ब्यास, बिपाशा। सतलज, सतुद्री। घग्घर, दृश्य दावती, दृश्य दावती। काबुल, कुबला, और गंडक, सदा नीरा। ये कुछ रिवर्स हैं जो उस समय के जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो मेंशन किया गया है। और उसका इस नाम से सिंधु, इंदस, सरस्वती नदी तारना, सबसे जो पवित्र नदी, रवि को परसुनी, यहीं पे आपका बैटल ऑफ दशराजना वार हुआ था। झेलम को बितास्ता, चेनाब को अस्किनी, ब्यास को बिपाशा, सतलज को सतुद्री, घग्घर को दृश्य दवितीय, काबुल को कुबला, और गंडक को सदान नीरा। इसे साउथ का सबसे प्योर रिवर माना जाता है। ठीक है। तो इस तरह से मेन सब कुछ था। तो ये आज हम लोग वैदिक पीरियड देखे हैं। अगले क्लास में हम लोग लेटर वैदिक पीरियड देखेंगे। लेटर वैदिक में क्या क्या चेंजेज हुआ, जैसे आपका उसमें क्या था जन, तो अब क्या हो गया जनपद। पहले लोग जन थे, अब लोग जमीन के पीछे भागने लगे। अब राजा जो था वो क्या हो गया, अपना टेरिटरी एक्सपैंड करने लगा। अब जो राजा जो था उसका क्या हो गया, वो हेरिडेटरी हो गया, हेरिडेटरी हो गया। अब वुमेन का क्या था, विद्वत, विद्वत का कोई अब वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे अब राजा का हेरिडेटरी हो गया। यहाँ पे वुमेन को ऑब्जेक्शन हो गया, वुमेन को सभा में अब अलाउ नहीं होता था, वुमेन को अब समिति में भी अलाउ नहीं होता था। ठीक है ना, समिति भी अब यूजलेस हो गया था। वुमेन को अब एजुकेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाने लगा। ठीक है। वुमेन का उपनयन संस्कार खत्म हो गया।
तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ें चेंजेज आया जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। बर्नर सिस्टम जो आपका है वो रिजिड हो गया, क्लास सिस्टम रिजिड हो गया। उसके अलावा कैसे कैसे किस तरह 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेज हैं, आपका 16 संस्कार, ऐसा बहुत सारा रिचुअल जो है वो रिजिड हो गया। और यही सब इतना रिजिड के कारण ही बाद में 2 अलग धर्म हमें देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो हम लोग ये सारा कुछ अगले क्लास में डिटेल में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे इनिशिएटिव को ज्वाइन कीजिए। सब कुछ बहुत ही होलिस्टिक वे में रखा गया। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।